फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। पुलिस वालों के बारे में अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। People say they are not sensitive, people say they don't do their work well, some people say no, they've come as saviors. जितने मुंह उतनी बातें। Today, we've got an iconic policeman on our show, and I'm sure all of you have heard of him, Mr. Prakash Singh IPS. पद्मश्री से इनको नवाजा गया है और ऐसा कोई भी नहीं है पुलिस विभाग में या जिसका किसी प्रकार से ताल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी से, जिसने मिस्टर प्रकाश सिंह का नाम नहीं सुना है। सर जय हिंद, और हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। सर आपका पुलिस का सफ़र बड़ा आइकॉनिक है और इनफैक्ट जब मैं पुलिस के बारे में रिसर्च कर रहा था सर, तो 3 साल पहले सर मेरे पिताजी जो आपके जूनियर हैं उन्होंने बोला कि आप मिस्टर प्रकाश सिंह से बात करिए, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर मैंने आपको 3 साल पहले कॉल करा था सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? व्हाई डिड यू चूज टू जॉइन दी IPS? इसके पीछे रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था सर? देखिए, IPS में मैं कैसे आया ये भी एक ईश्वरीय घटना थी, मैं समझता हूँ। मैंने तो तैयारी की थी पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, पर उन दिनों ऐसा है कि 2 पर्चे दिए जाते थे इंडियन पुलिस। पहले तो 3 कंपल्सरी पर्चे थे, उसके बाद 2 पर्चे IPS के लिए, 3 पर्चे सिविल सर्विसेज के लिए और 5 पर्चे IAS के लिए होते थे। तो मैंने 5 के लिए तैयारी की थी कि सारे इम्तहान में बैठना है मुझे। पर कुछ संयोग ऐसा हुआ कि 2 पर्चे देने के बाद मेरे आँख में कुछ समस्या हो गई और उसके बाद मैं इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में आई स्पेशलिस्ट जो सबसे अच्छे थे डॉक्टर चंद्रा, उनके पास गया। उन्होंने इलाज किया कि 2 दिन बाद फिर दूसरा पर्चा है, पर उनके पूरे इलाज के बावजूद मेरी आंख ऐसी नहीं हो पाई कि मैं इम्तहान में बैठ सकूं या उसकी तैयारी के लिए कुछ 1 घंटे पढ़ भी सकूं। मेरे लिए पढ़ने में भी दिक्कत थी। फिर मैं बैठ नहीं पाया बाकी पर्चों में, और इन्हीं 2 पर्चों के आधार पे और 3 कंपल्सरी और 2 पर्चों के आधार पे मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि मैं IPS में मैं नंबर 1 पोजीशन पे हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे ईश्वरीय कोई ताकत है मुझे पुलिस की तरफ। इट वाज फेटेड सर। हाँ, तो फिर मैंने उस समय तो IPS ज्वाइन ही कर लिया जी। फिर बाद में मैं फिर बैठा सिविल सर्विसेज में, मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया पर मैं गया नहीं। मैंने कहा आप पुलिस में आ गए तब इसी में रहेंगे। इस तरह से IPS में मेरा सिलेक्शन, आप मुझे एक्सीडेंटल पुलिस ऑफिसर भी कह सकते हैं। अच्छा। पर मेरा स्वभाव जैसा है कि मुझे जब कोई काम मिल जाता है, फिर चाहे मैंने उसकी आशा की हो या ना की हो, उसकी प्लानिंग की हो या ना की हो, पर यह कि उसको मुझे अच्छी तरह से करना है। तो फिर पुलिस में भी मैं शुरू के कुछ वर्ष तो ऐसे रहे जब मुझे लगा कि नहीं पुलिस की नौकरी कैसी है और इसमें मुझे खुश रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मुझे संतोष मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं होगा। हमारी वाइफ में अक्सर बात होती थी। मैं सोचता था कि नहीं, यहाँ से रिज़ाइन करके फिर से टीचिंग में चले जाए। मैं IPS में आने के पहले 1 साल मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, तो मैंने सोचा तो फिर से टीचिंग में चले जाएँ। पर मेरी वाइफ ने बराबर मुझसे कहती थी नहीं, थोड़े दिन और देख लीजिए, अभी इतनी जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला मत लीजिए। जैसे जैसे पुलिस में मैं प्रगति करता गया, मुझे एक नए फीलिंग का एहसास हुआ। मुझे ये लगा जैसे जब मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस बना तो मुझे ये लगा देखो आज की तारीख में 22 लाख आदमी इस ज़िले के, उनकी जीवन की सुरक्षा, उनके माल की सुरक्षा, उनके सम्मान की सुरक्षा ये मेरे हाथ में है। मेरे नेतृत्व में ये पुलिस फोर्स कितना अच्छा काम करती है, उतने ही ये सुरक्षित महसूस करेंगे, उतने ही सुखी होंगे। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा काम करने का मौका है। एक सेवा का इतना बड़ा मौका और कहाँ से मिलेगा कि आप 24-25 लाख आदमी की आप अगर वो ये फीलिंग करने लगे, उनके मन में ये भावना हो जाए कि नहीं अब हम अच्छे हैं, हमारी सुरक्षा है, पुलिस हमारा ध्यान रखती है, अगर ये सब बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मुझे धीरे धीरे पुलिस में ये इस भावना से मैंने सर्विस की कि इट इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर to serve the people, a very effective and a very strong instrument to serve the people। ये फीलिंग जब मेरे अंदर आ गई तो फिर पुलिस में मैं एकदम रम गया। मैंने कहा नहीं अब इसमें तो अच्छा काम करना है। और इस तरह से जितना मैं आगे बढ़ता गया, जब डायरेक्टर जनरल पुलिस UP हुआ तो मैंने अपने आप से कहा प्रकाश तुम्हें ये ज़िंदगी का एक ऐसा मौका मिला है जो आगे नहीं मिलेगा। उस समय करीब 12-13 करोड़ थी उत्तर प्रदेश की आबादी। मैं तो 12-13 करोड़ आदमी, I mean, can you give them better life? Can you make them feel secure? Can you make them feel happier than they are today? It is in your hands। तो मैंने अपने आप से कहा कि देखो अपने आराम की, सुख की, अपने स्वार्थ की सब चीज़ें भूल जाओ, बस ऐसा काम करो कि सारे प्रदेश में लोग अपने आप को पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, उनका पुलिस में विश्वास बढ़े और पुलिस भी एक ऐसा काम करे कि लोगों में एक सुख और शांति का ज़्यादा अच्छा अनुभव हो और ज़्यादा अच्छी भावना हो। बिल्कुल सर।
तो इस भावना से मैंने काम किया। सर, आप उत्तर प्रदेश काडर के हैं, उसके बाद आप अचानक एज अ वेरी यंग ऑफिसर, सर, एज अ वेरी वेरी यंग ऑफिसर, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले जाते हैं, आईबी में चले जाते हैं। और आईबी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप पहुंच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, उस एरिया में जहां पे ऑलरेडी घमासान है, द बैक ऑफ बियॉन्ड, जिसको लोग कहते हैं बैक ऑफ बियॉन्ड। आईबी की क्या स्टोरी है सर, और आपकी कहां पे पोस्टिंग हो गई थी? देखिए, मैं उस समय भारत सरकार ने मुझे डिप्यूटेशन पे आईबी में ले लिया था जी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छी पोजीशन थी आईपीएस में, और उन दिनों एक ईयर मार्किंग स्कीम चलती थी, जो हर बैच के जो सबसे अच्छे अधिकारी होते थे उनको वो आईबी ले लेता था, सिलेक्शन कर लेता था। तो मेरा भी उसी में चयन हो गया, और मुझसे ये नहीं पूछा गया कि आप आना चाहते हैं नहीं चाहते, वो तो हुक्म था कि आपको आईबी में आना है, और मुझे यूपी छोड़ के आईबी जाना पड़ा। उस समय मैं एएसपी ही था, और एएसपी मैंने कुछ महीने दिल्ली में काम किया, और उसके बाद उस समय नागालैंड में इंसर्जेंसी बड़े ज़ोरों से चल रही थी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये लगा कि उन्हें एक यंग आईपीएस ऑफिसर को भेजने की ज़रूरत है कोहिमा में। एक डीआईजी तो थे सीनियर आदमी, पर उसके नीचे उन्होंने सोचा कि एक एसपी भी चाहिए। तो इसी पृष्ठभूमि में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो नागालैंड जब मैं गया तो मेरे लिए अनजान जगह थी, बल्कि मैं ये कहूँ कि देश में ज़्यादातर लोगों को नागालैंड के बारे में नहीं मालूम था। और मुझे एक ये भी बड़ी अच्छी तरह याद आता है कि जब मैं अपने जो मेरे सहयोगी अधिकारी थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मेरे बैचमेट्स और सीनियर ऑफिसर थे, जब इनसे मैं विदा लेने गया कि मैं नागालैंड जा रहा हूँ, तो सबने इतनी ऐसे नज़र से मुझे विदा किया जैसे उनकी आंखों में करुणा थी, कंपैशन था, पिटी थी कि भाई ये अफसर जा रहा है, पता नहीं वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा। तो इससे आखिरी, और सर ये 1962-1963 की बात है? ये है 1965 की बात है। 1965 की बात जी। तो बड़े दया भावना के साथ उन्होंने मुझे विदा किया कि पता नहीं शायद ये आखिरी मुलाकात हो। तो इस तरह से मैं नागालैंड पहुंचा। मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे थे, पर नागालैंड शुरू में तो गया मुझे ज़रा अजीब सा लगा, कहाँ पहुंच गए, पहाड़ हैं, जंगल हैं, लोगों की भाषा नागामीज बोलते हैं, वो भी ज़रा समझने में दिक्कत होती है, खान पीन उनका अलग था, जलवायु अलग थी। पर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे अपने आप को एडजस्ट करता गया, हम और हमारी पत्नी दोनों ने एडजस्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने नागालैंड की पोस्टिंग बहुत इन्जॉय की। जब मुझे ये लगने लगा कि मैं जो कुछ यहाँ काम कर रहा हूँ उसका देश की सुरक्षा पे सीधा उसका असर पड़ेगा, और and I am contributing to national security in some form or the other, maybe a very 0.1% or 1%, but I am whatever I am doing is having an impact on national security, and I am contributing to keeping Nagaland as part of India. जबकि वहाँ बड़ा ज़बरदस्त secessionist movement चल रहा था कि नागालैंड should be a separate country. तो ये जब भावना मेरे अंदर आई तो फिर मैं और काम में लग गया कि भाई ये देखो, तुम तो राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। तो और मैं मेहनत से काम करने लगा, और उस समय आईबी में प्रकाश सिंह ही बस ये समझा जाता था, ठीक है मेरे ऊपर अफसर थे, पर प्रकाश सिंह मेन वर्कर प्रकाश सिंह थे, और जब बड़े बड़े जितने ऑपरेशंस हुए सब मैंने ही किए। कोई एक ऑपरेशंस की कहानी तो सुनाइए सर, जिसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा सुना है सर कि यू फेस सम वेरी वेरी टफ मोमेंट्स वेयर जान जा सकती थी, ऊपर वाले की कृपा थी, नहीं गई जान। ऐसे दो अनुभव हुए थे मेरे। एक तो अनुभव हुआ था जब चाइना रिटर्न गैंग के खिलाफ मैंने एक ऑपरेशन किया था जी। नागालैंड से उन दोनों नागालैंड के जो विद्रोही थे, रेबल्स थे, उन्होंने अपने आप को नागा फेडरल गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइज कर रखा था, और नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा आर्मी, दो ये मेन उनके ऑर्गेनाइजेशनल विंग्स थे। तो नागा फेडरल गवर्नमेंट शुरू में तो अपने आदमियों को ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए और हथियार के लिए ईस्ट पाकिस्तान भेजती थी, पर जब ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो गया और धीरे धीरे वो ईस्ट पाकिस्तान के रास्ते में इंडियन आर्मी ने अच्छी तरह से ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने नया रास्ता ढूंढा, चीन भेजने लगे। यूनान प्रोविंस चाइना में इनका एक गैंग गया था 350 आदमियों का, और ये आदमी वहाँ ये गैंग वहाँ 1 साल रहा। थिनोसली और मोइवा थे उस समय, ये दो मेन लीडर्स थे। आइजक मोइवा सर? नहीं, आइजक मोइवा नहीं, थिनोसली वॉज ब्रिगेडियर एंड मोइवा वॉज ए सिविलियन। मोइवा तो अभी भी चल रहे हैं, थिनोसली की शायद मुझे मालूम नहीं, शायद डेथ हो गई है। ये दोनों मेन लीडर्स थे। ये लोग गैंग लेके गए थे, और करीब 300-350 का गैंग था। साल भर वहाँ रहे, और चाइना में यूनान प्रोविंस में अच्छी खासी इनकी ट्रेनिंग हुई, और बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके ये नागालैंड में वापस आ गए। नागालैंड में जब वापस आ गए तो ये एक हाइड आउट में चले गए, जोतसोमा एक गाँव में, पर किसी को मालूम नहीं था ये कहाँ पे है। और भारत सरकार में बड़ी चिंता थी इस विषय की कि आखिर ये गैंग आ तो गया नागालैंड पर है कहाँ।
और ये अगर कुछ मतलब हरकत करेगा, कुछ हिंसात्मक घटनाएं करेगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इतना बड़ा गैंग है, इसको कन्फाइन करना, न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। पर इंटेलिजेंस ने थी नहीं। तो 8 माउंटेन डिवीज़न उस समय कोहिमा में होता था, कोहिमा के पास चकाबामा में। तो वहाँ पे वो जनरल NC रॉली थे, बहुत ही बढ़िया अफसर, इतने बढ़िया आर्मी अफसर मैंने कम देखे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, उनका प्रकाश, आई वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस गैंग, वेयर आर दे हाइडिंग। वो इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दिया। 1 महीने मुझे लगे इन्फॉर्मेशन डेवलप करने में, इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। और उसके बाद जनरल रॉली डिसाइडेड टू अटैक द कैंप एंड 1 फुल ब्रिगेड वॉज डिप्लॉयड। मैंने उनको गाइड्स पे दे दिए और सारे प्लानिंग हम लोगों ने मिल के बनाई थी कि कैसे गाइड्स में, कहाँ गाइड मिलेंगे, कैसे ले जाएंगे, कैसे कॉर्डन पड़ेगा। तो इस कैंप को वो घेरने की कोशिश कर रहे थे। और घेरने में ये करीब जब कॉर्डन लगाया जा रहा था उस समय किसी तरह से एक नागा जो जल्दी सवेरे उठ गया था किसी कारण से, शायद कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने जा रहा था, क्या था, उसको दिखाई पड़ गया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ फौज या बहुत बड़ी ट्रुप मूवमेंट हो रहा है। उसने जाके इन लोगों को अलर्ट किया और अलर्ट करने के बाद ये लोग जल्दी से सामान बांध के दे गेट क्रैश थ्रू ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कॉर्डन, जो उन्हें लगा कि यहाँ कमज़ोर है, यहाँ से निकलना आसान है। मेजर विश्वास एक वो द कंपनी कमांडर वहाँ पे, उस कंपनी को चीरते हुए निकल गए और उसमें काफ़ी इंगेजमेंट हुआ और दोनों तरफ से कैजुअल्टीज़, काफ़ी हैवी कैजुअल्टीज़ हुई। तो ये लोग तो निकल गए, फिर भी जो पिछलग्गे थे थोड़े से 20-22 आदमी करीब नागाओं को हम लोगों ने, इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया और उनके साथ उनके पास से चाइनीज़ राइफल्स मिली विद फोल्डिंग बैनेट्स, विच वी हैड नेवर सीन बिफोर। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ राइफल विद फोल्डिंग बैनेट्स। अच्छा सर। तो वो मिला, लिटरेचर मिला, हथियार मिले, आदमी पकड़े गए। तो मतलब डिप्लोमेटिकली इट वाज ए ग्रेट विक्ट्री, मिलिटरीली इट वाज ए ब्लडी एंगेजमेंट, बट डिप्लोमेटिकली इट वाज ए ग्रेट विक्ट्री, क्योंकि उसके बाद इंडिया ने चाइनीज़ चार्ज डे अफेयर्स को बुलाया, उनको लेटर दिया गया दैट वी हैव इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस ऑफ चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स। और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट गया। तो ये तो सब घटना हो गई, पर उसकी घटना होने के बाद फिर नागा विद्रोहियों को ये लगा कि भाई ये हमारे बारे में सूचना किसने दी, गाइड्स कैसे आए, कॉर्डन कैसे लग गया, हमको इतना लेट पता चला, ये सब के बारे में उनको बड़ी चिंता हुई। और उन्होंने जब बैकवर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया तो दे पिन पॉइंटेड प्रकाश सिंह, ही हैड डेवलप्ड दिस इन्फॉर्मेशन, ही पास्ड इट ऑन टू द आर्मी, ही कोलैबोरेटेड विद द आर्मी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। Then they issued an ahza. Ahza is a farman or an order issued by the federal government, signed by the president, Reverend Massieu, the president, signed by him, addressed to Security Command of Naga Army. Security Command was a command which specialized in assassinations, blowing up bridges, trains, etc. Security Command was ordered to take action against me, and taking action meant liquidating me. But we had a very good intelligence network, and somehow this letter came to. We got a copy of this letter. So, I just didn't know what to do with it. It was my death warrant. I was reading my death warrant and I just didn't know what to do. So, I thought the best thing is to send a copy of that to Delhi. Delhi, मैंने तुरंत फ्लैश किया उसको और दिल्ली से तुरंत जवाब आया कि you take the first flight to Delhi and come. So, I went to Delhi. I appeared before the Director Intelligence Bureau and the Deputy Director who was dealing with the Northeast. तो DIB ने मुझसे कहा, मिस्टर MML हुजा थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि प्रकाश you need not go back to Nagaland, we will give you a posting and you join here tomorrow, and as far as family is concerned we will send a helicopter to evacuate them, because they were also concerned about the gravity of the situation. पर मेरे मन में पता नहीं क्या ये था कि अगर ये इस तरह मैं चलाऊँगा तो मुझे कम से कम अपने अंदर ये बार बार भावना होगी कि प्रकाश you got scared and therefore you left Nagaland, छोड़ के नहीं आना। हाँ, तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे वापस जाने दीजिए, मैं अपना टर्म पूरा करके आ जाऊँगा। फिर आप पहुंच गए BSF से? फिर IG रेलवेज हो गया और फिर एज IG मैं BSF में चला गया। मैंने डेपुटेशन में ऑप्ट किया था कि मैं डेपुटेशन में फिर जाना चाहता हूँ जी, क्योंकि मुझे लगता था कि स्टेट का तो मैंने काफ़ी देख लिया, फिर से केंद्र में जरा केंद्रीय बल में देखा जाए। IB देख चुका था मैंने कहा बल में, तो बल में BSF ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो पहली पोस्टिंग मेरी कश्मीर हो गई। उन दिनों कश्मीर में इतना उपद्रव नहीं था, शांति थी, पर यह है कि 1 साल मैं कश्मीर में रहा और अभी मैं जूनियर मोस्ट IG था। पंजाब में उस समय आग लगी थी और उनको तलाश थी कि कोई पंजाब में IG भेजा जाए। तो उस तत्कालीन DG थे जो MC मिश्रा जी थे, बड़े शरीफ आदमी थे, उन्होंने मुझे बुलाया और एक बड़ी धीरे धीरे बोलते थे वो, प्रकाश वी आर लुकिंग फॉर एन IG फॉर पंजाब एंड आई थिंक यू विल बी द बेस्ट चॉइस, व्हाट डू यू से।
अब वो इतने शरीफ आदमी थे और बड़े मतलब दिल से कह रहे थे, तो मैंने कहा साहब अगर आप मुझे ठीक समझते हैं तो मैं चला जाऊँगा। तो पंजाब के लिए मैंने हाँ कर दिया, हाँ कर दी। जब घर में लोग आए तो बड़ी डांट पड़ी कि तुम हर टेढ़ी जगह जाने के लिए हाँ क्यों कर देते हो, तुम्हें सब जगह ठेका ले रखा है क्या। मैंने बड़े भाई थे, मैंने बड़े भाई से कहा भैया मैं क्या करूं, जब मुझसे कहा जाएगा तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे डर लग रहा है मैं नहीं जाऊंगा। पर मेरे परिवार में काफ़ी हलचल थी, लोगों ने मथुरा में एक वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी बड़े अच्छे पंडित थे, उनको बुलवाया, ज़रा इनकी कुंडली तो देख लीजिए, पंजाब से ये वापस ठीक ठाक लौटेगा या वहीं कुर्बान हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं इसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं होगी और इनको यश प्राप्त होगा। तो इस तरह से मैं काफ़ी पारिवारिक। देखिए तो सर किस तरीके से परिवार भी डर जाता है, सहम जाता है परिवार। हाँ, परिवार में भी लोग कहते थे कि भैया पता नहीं मतलब ऐसी जगह कि तुम क्यों जाते हो, नागालैंड से तो बच के आ गए तुम, अब फिर तो पंजाब में कूदने जा रहे हो। और पंजाब में उस समय बड़े भयंकर आतंकवाद था जिसकी आज की जनरेशन उसकी कल्पना नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सर। तो और सर फिर पंजाब का आपका टेन्योर खत्म होता है और फिर आप कहाँ पहुँचते हैं उसके बाद? नहीं, पंजाब का टेन्योर भी बहुत ही इवेंटफुल था, बहुत ही इवेंटफुल था। अच्छा। हाँ, इवेंटफुल था। और वहाँ भी फिर वही खतरे वाली बातें फिर आई। मतलब एक बार ये हो गया कि मतलब ये पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस वार्निंग आई मुझे कि साहब टेररिस्ट हैव डिसाइडेड टू फायर रॉकेट्स एट योर हाउस एंड टू किडनैप योर सन्स। ओहो। मैंने कहा ये कहाँ से मुसीबत, हमारे बच्चों के लिए मैं परेशान हुआ। तो बच्चों के लिए तो खैर मेरा बड़ा बेटा उस समय तक आईपीएस ज्वाइन कर चुका था। मैंने कहा भाई तुम एसपी हो वहाँ धौलपुर में राजस्थान में, तुम अपनी सुरक्षा मिस्टर पंकज कुमार सिंह उस समय एसपी थे। मैंने कहा भैया तुम अपनी सुरक्षा का इंतजाम तो तुम करो जी, ऐसा है। और बेटा मेरा था उस समय बेंगलोर में, छोटा बेटा जी, उसको मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलोर को लिखा कि भाई ऐसी ऐसी खतरे है, ज़रा इनकी सुरक्षा का ध्यान दीजिएगा। तो खैर कोई ऐसा विशेष प्रयास नहीं हुआ। थोड़े बार बेंगलोर वाले बच्चे को एक बार थोड़ा सा कुछ खतरे का आभास हुआ था, उसने कंट्रोल रूम फ़ोन कर दिया तो गाड़ी आ गई थी, फिर वो लोग भाग गए थे। पर बच्चे तो बच गए। और हमारे यहाँ पीएसएफ बड़ी अच्छी फोर्स है, उन्होंने एक्सटेंडेड पेट्रोलिंग कर दी कि मतलब घर के आसपास कोई आ ही नहीं सकता है, वहाँ पे वो बचे। फिर एक बार उन्होंने एम्बुश करने की कोशिश की मुझे तरन क्षेत्र में। सर वो एम्बुश मतलब बिल्कुल उनका परफेक्ट प्लानिंग थी और सफल हो जाता। हुआ ये था कि मैं बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण कर रहा था, तो एक 30 जयमल सिंह पोस्ट थी वहाँ तक, और कई उधर के बॉर्डर के पोस्टों का निरीक्षण करके वहाँ जाने का रास्ता आप तो जानते हैं, आप तो फौज के रहे हैं, डीसीबी पार करके मैं जाता था उधर। जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ सर। तो डीसीबी के बीच में एक जगह गैप था, उसी रास्ते से हमारी जीप गई थी जी। तो लोगों ने, आतंकवादियों ने सोचा कि इसी रास्ते से आईजी लौटेगा। ठीक उन्होंने बंद पे तुरंत आधे घंटे के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी लेके उसको खोद के एक ट्रेंच बनाई और वहीं पे एलएमजी ले माउंट करके खड़े हो गए कि मैं तो लौटूंगा शाम के झुटपुटे में। उस समय वो एलएमजी सीधे हमारी कार पे मारेंगे, ये उनका प्लानिंग थी। अच्छा, प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी और बिल्कुल सफल हो जाती है, बस ईश्वरीय मदद फिर हुई मुझे। मैं जब लौट रहा था तो जो कमांडेंट थे बटालियन के, वो जीप चला रहे थे। हम लोग जीप में ही उन दिनों बॉर्डर का दौरा करते थे और बगल में मैं उनके बैठा था। देर हो गई थी, अब ये था कि ज़रा बटालियन हेडक्वार्टर जल्दी पहुंच जाएं। तो उनका सर जिधर से आए थे उधर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक शॉर्टकट है वो सर, रास्ता ज़रा उबड़ खाबड़ है और अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ, उसको अभी ज़रा ठीक होना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो उधर से चले चलें। तो मैंने कहा भगत सिंह नाम था। मैंने कहा देखो भगत, ऐसा है यहाँ का रास्ता तुम जानते हो, तुम जो ठीक समझो ले चलो। तो रूट बदल दिया उन्होंने, एक अनफ्रीक्वेंटेड अनयूज्ड रूट से जो उबड़ खाबड़ था उधर से लाए कि सब जंगल जल्दी पहुंच जाएंगे बटालियन हेडक्वार्टर। अब ये बेचारे एम्बुश लगाए बैठे हैं, वो देखे कि ये तो आईजी तो आया नहीं, तो हम तो बच गए। पर दुर्भाग्य क्या कहें, मतलब बीएसएफ पेट्रोल जो उधर से जा रहा था वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनका आईजी नहीं मिला, चलो सिपाहियों को ही मार दो। तो 4 सिपाहियों का एक पेट्रोल जा रहा था, उसमें 2 सिपाही उसमें मारे गए। तो एम्बुश लगा, तो ये एम्बुश तो था मेरे लिए जी। और ये खैर यहाँ से मैं बचा, तो ये और घर पे अटैक वाली बात थी। ये तो पंजाब, फिर पंजाब का इवेंट सबसे बड़ा जो मेरे लिए, मेरे दृष्टिकोण से मेरी सबसे महत्वपूर्ण मेरी उपलब्धि थी पंजाब में, वो हुआ बॉर्डर्स को सिक्योर करना। देखिए, जब तक बॉर्डर सिक्योर नहीं हो रहा था तब तक होता था कि जितने आतंकवादी मरते थे, गिल साहब ने मान लीजिए 10 आतंकवादी मारे, वो 10 का रिप्लेसमेंट पाकिस्तान से आ जाता था, क्योंकि बॉर्डर पार करना और बॉर्डर और पाकिस्तान से फिर हिंदुस्तान आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। फेंस था नहीं सर उस वक्त, फेंस था नहीं, और आप 1-1 इंच ज़मीन की तो देखभाल नहीं कर सकते। और 2 नाकों के बीच में रात को निकल जाते थे वो सर, हर चौकसी के बावजूद, मतलब इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन दोनों हो रहा था।
फिर मेरे ऊपर बहुत दबाव पड़ा, तो फिर मैंने कहा नहीं, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। और फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि नहीं, अगर यहाँ तारबंदी हो जाए, फेंसिंग लग जाए, तो फेंसिंग का प्रपोज़ल मैंने उस समय सिद्धार्थ शंकर रे को दिया। उस समय गवर्नर थे सिद्धार्थ शंकर रे ने चिदम्बरम साहब को दिया, वो मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी थे। इन लोगों को अपील की और इन्होंने प्रपोज़ल अप्रूव कर दिया और मुझसे कहा गया कि इसके डिज़ाइन बना के भेजो। CPWD के आदमी को मेरे पास भेजे गए। मैंने उस समय क्या किया कि US मैक्सिको बॉर्डर के फेंस की डिज़ाइन मंगवाई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के फेंस के बीच की डिज़ाइन। अच्छा। दोनों डिज़ाइन को हम लोगों ने स्टडी किया और हमें बड़ी खुशी है ये बात कहने में कि हम लोगों ने जो डिज़ाइन इवॉल्व की वो इन दोनों से अच्छी थी। और इस समय जो फेंस वहाँ खड़ी की गई शुरू में, ये है करीब किस्सा है 88-89 का किस्सा है। उस समय जो फेंस खड़ी की गई पंजाब बॉर्डर पे, दैट वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई कैन से दैट विद अ सेंस ऑफ प्राइड। इट वाज बेटर दैन द US मैक्सिको फेंस, इट वाज बेटर दैन द कोरियन फेंस। वो फेंस बनी और उसके बाद फिर इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन फिर भी हो रहा था। ऐसा नहीं वो तार काट के चले जाने रहे थे। फिर तार न काट पाए, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे उपाय किए। बीच में क्लेमोर माइंस डाल दी कुछ, और बीच में तारों में घंटियां लगा दी जो बैलों के गले में लगती हैं, भाई काटेंगे तो कुछ आवाज़ होगी, उससे नाके अलर्ट हो जाएंगे। एक कोबरा वायर चला दिया, इलेक्ट्रीफाइड वायर अलॉन्ग द फेंस। वो अभी भी है सर, वो अभी भी है जी। वो उसी समय से ये सब शुरू हुआ था। तो उससे फिर इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन बहुत एकदम से सडन ड्रॉप हुआ। और हमारे पास तो इंटरसेप्टेड लेटर्स हैं, ये वसंत सिंह जफरवाल वगैरह के को लिखे गए कि साहब अब बॉर्डर पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हुआ ये कि पहले जैसे 10 आदमी गिल साहब के आदमी ने, पुलिस ने ठिकाने लगा दिए, 10 का रिप्लेसमेंट 8 से हो गया, 9 से हो गया, कभी 11 से भी हो गया। अब ये हुआ कि इन्होंने 10 को ठिकाने लगाए तो रिप्लेसमेंट में 2 या 3 आए। नतीजा ये हुआ कि टेररिस्ट का ग्राफ गिरता चला गया और I mean, it was like stopping the supply of oxygen from Pakistan, which is essential in any anti-terrorist campaign. You must stop the supply of oxygen or cut off the supply of oxygen. This is what BSF was able to achieve on the Punjab border. And once this happened, rest is history. Rest is history because whatever action was taken in the hinterland, its impact was seen. Otherwise, its impact was neutralized by fresh infiltrations from Punjab, from Pakistan side. इनफैक्ट सर मैं आपको बताता हूँ कि यू नो फार बेटर देन मी सर, यू टू सर्व देयर। हम तो बच्चे थे उस वक्त जब आप कश्मीर में थे, वी वर किड्स इन स्कूल सर। यही चीज़ होती थी कश्मीर में सर। लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकवादी आ रहे हैं सर, वो जैश के, लश्कर तैयबा के और ये हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह के और भी अल-फरहान वगैरह जितने भी ग्रुप्स थे सर। देन दिस आर्मी स्टार्टेड दिस आइडिया ऑफ फेंसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल सर। और करते करते सर फेंसिंग ऐसी हो गई कि आज जो है सर, अभी भी इक्का दुक्का कोई आता है तो आता है, क्योंकि सर इट्स वो द टेरेन इज सच। कभी एवलांच आ गया तो फेंस को ले गया, फिर उसको इंजीनियर्स रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सर दिस हैज इंश्योर्ड दैट पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं सर, अब वो नहीं। हम जब व्हेन आई वाज पोस्टेड ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल सर, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में था पुंछ राजौरी के एरिया में, देयर वाज नथिंग सर। हमें बोला था कि 3 पत्थर ये हैं, एक पेड़ ये है, ये चश्मा बह रहा है, ये एक्सेस है, दिस इज टू बी कंसिडर्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये था, कोई फेंस नहीं था सर, वो बाद में हुआ। बट आई कैन अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हैं। पर ये फेंसिंग सबसे पहले पंजाब बॉर्डर में हुई सर। पंजाब में भी सबसे पहले ममदोद सेक्टर में हुई सर। और मैं जरा किफ़ायती आदमी हूँ तो मेरा ये ख्याल था कि खाली वल्नरेबल सेक्टर्स में लगे सर। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि सरकार का ये हुआ कि नहीं भी बाकी भी लगा दो, तो पंजाब बॉर्डर तो पूरी हो गई। जब पंजाब में इसका प्रभाव दिखा तो धीरे धीरे और जगहों से भी हुआ, अपने राजस्थान में भी कर दो, गुजरात में भी कर दो, JNK में भी कर दो, तो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर हमारा फेंस हो गया। शुरुआत ये हुई ममदोद सेक्टर में पंजाब से। और हमें याद है जब सेक्टर ये फेंसिंग लग रही थी तो पंजाब के, ये पाकिस्तान के रेंजर्स फेंस के वहाँ आके देखते थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। पर हमारी फेंस बहुत अच्छी थी और बहुत प्रभावी हुई और उसके बड़े सकारात्मक, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आए। बिल्कुल सर। सर I want to take you to when you took over as DG BSF, sir. And Assam, you're also DG Assam, sir? I was DG Assam, then DGP UP, then DGP BSF, DG BSF. My God, sir, this is some CV, sir, some CV. असम तो मुझे विशेष परिस्थिति में भेजा गया। मैं पंजाब में था, पहले IG रहा, फिर एडिशनल DG रहा। यहाँ भी 4 साल मेरे होते गए। किसी को रिप्लेसमेंट जब ये है कि प्रकाश सिंह कर रहे हैं और वो कहते भी नहीं कि हमें वापस बुला लो। अब मेरा ये था कि मैं कैसे कहूँ भाई आपका काम है, मेरा टेन्योर पूरा हो जाए तो वापस बुलाइए।
इस तरह कर 1-2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, आईजी से मैं एडिशनल डीजी हो गया, भाई प्रकाश सिंह को चलाए जाओ। वो वापस आने की जिम करने रहे और वहाँ जाने के लिए कोई उत्सुक नहीं है जी। इस तरह में 4 साल हो गए थे, पर उसमें असम में स्थिति ऐसी हो रही थी कि असम में भारत सरकार को इलेक्शन करवाना था। उल्फा ने कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब भारत सरकार में बड़ी नर्वसनेस हो गई कि अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो बड़ी बदनामी होगी। उस समय नारायण साहब DIB थे, मुझे याद आता है, और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, मिस्टर भार्गव थे, वो होम सेक्रेटरी थे। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आसाम पुलिस का DGP उल्फा के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले सकता। थोड़ा एक्शन तो लेगा, सख्त नहीं लेगा, क्योंकि उसको भी आसाम में रहना है और रिटायर होने के बाद कहीं उल्फा उसको तंग ना करें, उसके परिवार को परेशानी ना हो। उनका बाहर से ऐसे अफसर को भेजो जो वहाँ उनको मार पीट के चलावे और इलेक्शन करवा दें। तो उन्होंने, मुझे बुलाया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ आपकी पेशी है। मैं गया, मैंने पता नहीं क्या बात हुई, प्राइम मिनिस्टर क्यों बुला रहे हैं मुझे। मैं थोड़ा सा परेशान भी था कि भाई कोई ख़ास बात होगी। तो वहाँ घुसते ही भार्गव बैठे थे, होम सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर। उनका प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्रकाश वी हैव डिसाइडेड टू सेंड यू टू, हम लोगों ने तय किया है कि तुम्हें असम भेजा जाए, ऐसी ऐसी स्थिति है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरे मुँह से एकदम से निकला कि सर, पर मुझे असम जाने में कोई दिक्कत नहीं, पर असम मेरा काडर नहीं है। मैं जब DGP बनता है तो आदमी मतलब उस फोर्स के साथ SP, DIG, IG काम किए रहता है, तो पूरे फोर्स आपको जानती है, आप फोर्स को जानते हैं, तालमेल होता है और फिर आप उनसे काम लेना आसान हो। तो मैंने कहा तो वहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता, मैं कैसे लूँगा। तो उनका नहीं, वो सब हम लोगों ने सोच लिया है, पर तुम्हें जाना है, खाली इलेक्शन करवा के तुम चले आओ 3-4 महीने में। तो थोड़ी देर तक यही सब बात होती रही। मैंने कहा सब ठीक है, अगर ये सब आप लोगों ने सोच लिया है, फिर भी आप समझते हैं मैं जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे भेज दिया। असम जाने के बाद मेरी सबसे पहली एंग्जाइटी ये थी कि मैं असम पुलिस की लॉयल्टी कैसे लूँ। तो पहले ही दिन मैंने क्या कि जिस दिन मैंने चार्ज लिया उस दिन शाम को मैंने सारे अफसरों को बुलाया, सीनियर अफसरों को। मैंने कहा देखो, मैं यहाँ कोई कोशिश करके नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खूंटा गाड़ने भी नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है इसलिए मैं आया हूँ और मुझे एक लिमिटेड मैंडेट है, मैं इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन करवा के मैं चला जाऊँगा। तो उन्हें भी लगा कि ये आदमी ठीक ही कह रहा है, उनको भी मालूम हो गया था कि ये आदमी ठीक कह रहा है। और फिर उन्होंने मतलब असम पुलिस को भी मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मेरे साथ काम किया और असम में इलेक्शन हो गया। एक गोली नहीं चली, क्योंकि पता नहीं एक स्टेज आई कि उल्फा को लगा कि नहीं भाई मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम डेली ऑपरेशंस कर रहे थे। सडनली आई गेट ए टेलीफोन कॉल कि साहब वो UP निवास से फ़ोन आया। उन्होंने तो लैंडलाइन थी, कोई मोबाइल तो था नहीं। तो मैं दौड़ा गया पुलिस मेस के रिसेप्शन में कि कहाँ से फ़ोन आ गया। तो मुख्यमंत्री, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश आपसे बात करेंगे। तो मैंने बात किया, उनका मैं कल्याण सिंह बोल रहा हूँ और हम लोगों ने तय किया है कि आपको DGP उत्तर प्रदेश बनाएंगे। BJP की नई सरकार बनी थी, किसी ने उनसे कह दिया कि अगर आप चाहते हैं पुलिस को अच्छी छवि हो जाए तो आप प्रकाश सिंह को DGP बना दिए। मेरी BJP से कोई वो नहीं था, न कल्याण सिंह ने मेरी शक्ल देखी थी, न मैंने उनकी शक्ल देखी थी, न जानने का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको DGP बनाने का, तो अब अंदर क्या चाहे दो आंखें। मैं तो सोच रहा था अब कहाँ जाऊँ, तो UP से ऑफ़र आ गया, तो मैं UP में DGP चला गया। UP का टेन्योर भी बहुत ही इवेंटफुल रहा। उसमें 2 चीज़ें बहुत जो ख़ास उपलब्धियाँ मेरी रहीं। एक तो माफिया के खिलाफ पहली बार उत्तर प्रदेश में जो अभियान चला है वो मेरे समय में चला है और मेरी ताकत से चला है। पहली बार ये मतलब एक हाई कोर्ट ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया। हाई कोर्ट की मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और एक कमेटी बैठी थी अभी हाल में कुछ 7-8 साल पहले, एक मिस्टर पटनायक हैं IAS अफसर के चेयरमैनशिप में, टू लुक इनटू द रोल ऑफ माफिया इन उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने भी लिखा है कि पहली बार कैंपेन प्रकाश सिंह ने ही चलाया था और कह रहे थे कि माफिया की डेफिनेशन हमें कहीं नहीं मिली, तो हमारा उन्होंने सर्कुलर ऑर्डर कोट किया है। इस सर्कुलर ऑर्डर में कैसे माफिया को डिफाइन किया गया। तो माफिया के फॉर द फर्स्ट टाइम माफिया रियली फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ पुलिस और मोस्ट ऑफ देम वेंट अंडरग्राउंड। दे वर नॉट टू बी सीन, nobody knew where they were. Either they went underground or they were behind bars और वो भगवान के पास चले गए। ये माफिया है और ये मूंछ पे ताव देके अपने घर बैठा है, ऐसा कोई नहीं था। तो नेपाल भी तो भाग जाते हैं काफ़ी UP से लोग, एक ज़माने में ऐसा बड़ा होता था कि नेपाल भाग जाते हैं अपना। हाँ, तो एक तो माफिया के खिलाफ बहुत सघन अभियान चला था और सरकार खुलेआम कहती थी कि भय मुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश हमने दिया है। ये गवर्नमेंट का की मतलब बोझ था।
सर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे असम है सर, असम के अपने चैलेंजेस हैं, अपना कल्चर है, अपने लोग, अपनी लैंग्वेज, खाना, अपनी अलग पुलिस फोर्स सर, और असम का एक अपना अलग चैलेंज है। उसी प्रकार से आपने आईबी में थे सर, फिर बीएसएफ में आए। उत्तर प्रदेश का बस मैं अगर आप 2 मिनट में ये समझाएं सर, बिकॉज जनसंख्या इतनी है, लोग कहते हैं कि इफ यूपी वाज अ कंट्री इट वुड हैव बीन द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब आज की तारीख में सर करीब 22-23 करोड़ लोग हैं, इट्स ऑलमोस्ट द साइज ऑफ बिगर देन पाकिस्तान। वहां का पुलिस का मुखिया बनना, डीजीपी बनना, इतना पॉलिटिकली चार्ज स्टेट सर, और एक तरफ सर बुंदेलखंड, एक तरफ मेरठ, एक तरफ, मतलब ये तो स्टेट खत्म ही नहीं होता सर। वो कैसा चैलेंज था सर? नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैंने कहा ना कि मैंने जब उत्तर प्रदेश का मैं डीजीपी बना तो मैंने अपने आप से ही कहा कि प्रकाश, ये तुम्हें ज़िंदगी में ये पहली और आखिरी बार ये मौका मिला है, इतनी बड़ी जनसंख्या को तुम एक सुरक्षा की भावना दे सको। सारी चीज़ें भूल जाओ, अपना पर्सनल कंफर्ट, अपना रूटीन सब भूल जाओ, फैमिली भूल जाओ, बस काम में जुट जाओ और दिन रात लगा दो। देखिए, मेरा रूटीन 4 बजे सवेरे शुरू होता था, 4 से 7 तक मैं दफ्तर में बैठता था। उसमें कैंप ऑफिस होता था सर, ऊपर मेरा घर था, घर में, और नीचे की मंजिल ग्राउंड फ्लोर पे दफ्तर था। मैं जाड़ा हो गर्मी हो 4 बजे उठ के दफ्तर में आ गया। 4 से 7 तक तो मैं फाइलें निपटा देता था कि अब दिन भर तो होश नहीं रहता था सर, मिलने वाले इतनी मीटिंग्स, इतने, मतलब किस तरह का डिस्टर्बेंस है। कभी चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं, कभी कोई होम डिपार्टमेंट में कोई मीटिंग है, दिन भर तो मतलब कैसे निकल जाता पता नहीं चलता था। और जैसे भंवर में आप हैं, ये मतलब दिन रात एक करके काम किया। और मेरा ये था कि अधिकारी मेरे ये जानते थे कि लोग, मतलब आप कहते हैं कि साहब, हमारे स्टाफ अफसर मुझे बताते थे कि साहब आईजी लोग आपसे मिलने जाते थे तो पहले मतलब पूछते थे कि साहब का मूड ठीक है कि नहीं। मूड की कोई बात नहीं थी, उनको घबराहट ये थी कि पता नहीं क्या सवाल ये पूछ देंगे। हमको खुश करने का कोई माध्यम नहीं है सिवाय इसके कि आप अपना काम अगर अच्छा है। और मैं हर अफसर के, उनके चरित्र, उनके आचरण, उनके काम, सबका लेखा जोखा रखता था। तो सर असम, उत्तर प्रदेश, फिर आप पहुंचते हैं सीमा सुरक्षा बल सर। लास्ट पोस्टिंग बिफोर रिटायरमेंट वाज डीजीबीएसएफ सर। डीजीबीएसएफ क्या हुआ सर? डीजीबीएसएफ में उन दिनों देखिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कश्मीर की। कश्मीर में उस समय आग लग चुकी थी सर। हाँ, आग लग चुकी थी, जी। बुरी तरह से लग चुकी थी। और कश्मीर में उस समय बीएसएफ वाज इन द फोरफ्रंट ऑफ द बैटल, सर, not so much the army. All the urban conglomerations, all the urban areas were under the control of the BSF, and the rural areas and the border was being looked after by the army. एंड खासतौर से सर, अगर मैं आपको जितना मैंने इतिहास पढ़ा और बीएसएफ के ऑफिसर से मैंने बात करी है सर, साउथ कश्मीर में खास तौर से, ऑफ कोर्स द इंटायर कश्मीर वैली ऑफ कोर्स, बट स्पेशली साउथ कश्मीर सर, अनंतनाग वगैरह, जो इनिशियल अर्ली 90s में जो ऑपरेशंस करे थे बीएसएफ ने सर, कहते हैं एक एक फुट की जमीन वापस ली थी लोगों से लड़ के बीएसएफ ने। सो दे डिड अ गुड जॉब सर। बीएसएफ की बड़ी धाक थी वहाँ वैली में। और मतलब मैं ये भी कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जो ये थ्योरी इन लोगों ने निकाली थी कि ओनली वन फोर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एवरीवेयर, इंटरनल सिक्योरिटी है शेड्स एंड शेड्स। और बीएसएफ को इन्होंने एकदम से जो हटाया था वैली से, वो एक बहुत गलत फैसला था। ये जो लोग थ्योरी में डील करते हैं ना, वो बिना एक्सपर्ट से राय लिए उनके वजह से। सीआरपी इज़ एन एक्सलेंट फोर्स, सीआरपी के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना, पर हर फोर्स को किसी समस्या को समझने में टाइम लगता है। बिल्कुल। बीएसएफ के पैर जम चुके थे, बीएसएफ की धाक थी, लोग बीएसएफ के रेस्पेक्ट करते थे, बीएसएफ का इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा अच्छा था। सीआरपी गई तो उसको पहली बात उनको समस्या को समझने में टाइम लगा, टेररिस्ट का कितना मतलब उनका इम्पैक्ट है उसको झेलने में समय लगा। इंटेलिजेंस नेटवर्क उनके पास था ही नहीं, तो शुरू में तो अपनी सीआरपी लड़खड़ा गई, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने भी पैर जमा लिया। पर वो एक डेढ़ साल हमें बहुत नुकसान हुआ। और जनरल सिन्हा थे जो अपने, हम लोगों ने एक सिम्पोजियम में यूएसआई में भाग ले रहे थे, मेरी भी राय थी, उनकी भी राय थी कि बीएसएफ को वैली से हटाना एक गलत निर्णय था। इट वॉज ए थ्योरेटिकल डिसीजन टेकन बाय पीपल हु डू नॉट नो द ग्राउंड रियलिटीज़। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब बीएसएफ वहाँ पूरी तरह से ज़मीन पे कब्जा थी, और बीएसएफ सारे अर्बन एरियाज़ में बीएसएफ थी, रूरल एरियाज़ में आर्मी थी। और कोई एग्जांपल दीजिए ना सर। एक सोपोर में गया था, मैं सोपोर का दौरा कर रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि दूर कोई झंडा फहरा रहा है। ये किसका झंडा है भाई? उसने कहा सर ये पाकिस्तान का झंडा है। मेरे तो सुनते बदन में आग लग गई कि पाकिस्तान का झंडा मेरे आँख के सामने फहरा रहा है, हिंदुस्तान की ज़मीन पे ये हो कैसे सकता है?
उसने कहा साहब वो सोपोर है, बड़ा नोटोरियस गांव है, आतंकवादी वहाँ बहुत उनका स्ट्रांग होल्ड है, और आज की तारीख में वहाँ 70-80 अफ़गान मुजाहिदीन भी हैं। उस समय अफ़गान मुजाहिदीन कश्मीर बिल्कुल आ जाते थे। पापा 2 में हम लोग इन लोगों को बंद कर रखा था, हमारा एक कैंप था। पापा 2 सर, बड़े सालों के बाद ये नाम सुनाई दे रहे हैं। हमारा कैंप था, उसमें हमने इन लोगों को बंद कर रखा था, जो पकड़े जाते थे। तो 70-80 मुजाहिदीन भी हैं। मैंने कहा मुजाहिदीन हो या कोई भी हो, मैं हिंदुस्तान की ज़मीन पर पाकिस्तान का झंडा नहीं हो सकता। मैंने अपने 2 बटालियन कमांडर्स जो थे उन दोनों को बुलाया। मैंने कहा लुक, आई वांट दैट दिस प्लेस शुड बी अटैक्ड, द मुजाहिदीन शुड बी डिसलॉज्ड एंड द फ्लैग हैज़ टू बी टेकन ऑफ। तो दोनों बटालियन कमांडर्स हमारे राजी हो गए। अब ये बात जब हुई तो मैंने प्लान तो बना लिया, पर मुझे लोगों ने बार बार कह रहे थे कॉशन शब्द बात कि मतलब इसमें देखिए 70-80 मुजाहिदीन हैं, बड़ी भारी कैजुअलिटीज़ होने वाली। तो मैंने आई ब्रॉट दिस टू द नोटिस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। मैंने कहा ये मैं अटैक करना चाहता हूँ, मेरी ये सिफारिश है कि आप आर्मी का भी एक कंपनी दे दीजिए, एक कॉलम दे दीजिए, कुछ हमें दीजिए। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी तो 2 पूरी बटालियन रहेंगी, एक आर्मी, ताकि मैंने ये सोचा कि कहीं अगर हम ज़्यादा मार खा गए और सफल कैजुअलिटीज़ हो गई हमारी, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई तो लोग हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे कि तुम बड़े तीस मार खा बने थे, अटैक करने जा रहे थे। तो ये मामला सब होते 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 ये पहुंच गया, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया कि भाई ये तो बीएसएफ की तरफ से है कि हम दे वांट टू अटैक दिस कैंप, इसकी क्लियरेंस चाहिए। होम सेक्रेटरी भी घबरा रहे थे कि क्लियरेंस हम दे दें और कुछ हो जाए। ये मामला फिर ऊपर तक गया। फिर उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, सब बैठे थे वहीं पे। वहाँ पे आर्मी चीफ थे उस समय, बीसी जोशी थे, जनरल जोशी सर, जनरल जोशी थे। किसी ने कहा कि साहब इसमें सब आदमी, सिविलियंस भी बहुत मारे जाएंगे, कैजुअलिटीज़ भी दोनों तरफ से होंगी, और ह्यूमन राइट्स का एंगल बहुत ज़बरदस्त उठेगा कि इतने सिविलियंस कैसे मारे गए। उस समय ह्यूमन राइट्स अभी नया नया शुरू हुआ था, पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया था कश्मीर में जी। उनका ह्यूमन राइट्स का भी मुद्दा बहुत ज़बरदस्ती से उठेगा इस लड़ाई के बाद, अगर ये बीएसएफ ने अटैक किया कि गाँव वाले मारे जाएंगे। अब इस बात पे नरसिम्हा राव साहब घबरा गए, और उनका फिर उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया। पर ये बात एक सारी चर्चा का विषय हो गया कि बीएसएफ इज़ इचिंग टू अटैक द अफगान मुजाहिदीन्स बट दे हैव नॉट बीन गिवन क्लियरेंस। तो मतलब इससे फौज में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई। लोगों ने कहा कि ये आदमी बड़ा, मतलब इसका दिल बड़ा मजबूत है, और ये खतरा लेने के लिए तैयार बैठा है। फौज विल ऑलवेज अप्रिशिएट समबडी हु सेज कि चलो लेट्स डू माय एग्रेसिव एक्शंस वर अप्रिशिएटेड। तो एक बार इसी तरह मीडिया मेरा इंटरव्यू ले रहा था, और मैं बोलने में आउटस्पोकन हूँ। तो पापा 2 कैंप के बारे में कुछ हुआ कि साहब आपके पास बहुत सारे आदमी आपने रखे हैं, और तो किसी करस्पॉन्डेंट ने पूछ दिया साहब बड़ी शिकायत आ रही है कि उनको आप पिटाई करते हैं, 3rd डिग्री मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि हम पिटाई करते हैं या नहीं करते हैं, मैंने ये कहा तो आप क्या चाहते हैं, उनको हम सवेरे दूध पिलाएं और जलेबी खिलाएं क्या? ये दूध और जलेबी वाली बात बड़ी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट हो गई, और कश्मीर में भी वो खूब लोगों ने सुना कि मतलब ये कह रहा है क्या दूध पिलाएं और जलेबी खिलाएं, मतलब कि ये नहीं खिलाएंगे हम तो पिटाई करेंगे, ये मतलब उन्होंने निकाल लिया जी। अब इस मतलब के निकालने से बड़ी चर्चा हो गई, और फिर जब मैं डीजी बीएसएफ था तो दिल्ली पुलिस से मेरे पास अलर्ट आया कि साहब आप हिजबुल मुजाहिदीन का एक गैंग आपकी हत्या करने के लिए दिल्ली आया हुआ है। मैं डीजी बीएसएफ था उस समय, और अब ये हुआ कि भाई दफ्तर तो जाना ही है, दफ्तर तो हम अवॉइड कर नहीं सकते। तो फिर हमने ठीक है, वी टुक एक्स्ट्रा मेजर्स, दफ्तर का टाइम अलग कर दिया, रूट अलग कर दिया रोज़, और जो एस्कॉर्ट है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन कर दिया। So BSF house used to be लोधी एस्टेट only sir? लोधी एस्टेट एकदम 8 नंबर खान मार्केट के सामने 8 नंबर था। 8 नंबर सर। घर के सामने 2 तोप लगी रहती थी बिल्कुल। वो बाद में हमारे उत्तराधिकारियों ने छोड़ दिया, वरना बड़ा शानदार घर था। यस सर। उसमें आर्या साहब भी बाद में मैं रहा हूँ सर उस घर में थोड़े समय के लिए। 8 नंबर लोधी एस्टेट था। तो मतलब वो खतरा 1 हफ्ते तक रहा, उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस से आया कि नहीं साहब ये गैंग वापस चला गया है, आप वो शायद मारने का प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो यहाँ मतलब दिल्ली आए थे, मेरी हत्या करने के लिए आए थे हिजबुल मुजाहिदीन के। अच्छा तुम जलेबी की बात करते हो, चलो हम तुमको मज़ा चखाएंगे। तो वो भी एक इवेंटफुल था। तो कश्मीर हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को हमने, मैं समझता हूँ, अच्छी तरह से निभाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शो ज्वाइन करने के लिए सर। और
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सीखा। दोस्तों, विद मिस्टर प्रकाश सिंह IPS, सर ने ना हमें असम ले गए, नागालैंड ले गए, ही स्पोक अबाउट BSF, पंजाब, कश्मीर, और ये एक पूरे ये प्रोग्राम इतना काफ़ी नहीं है कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम पूरा वी कांट कवर ऑल द फेसेट्स ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटी हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टुडे, बट it was a great learning experience. Thank you all for watching, and I'll be back again next week with another special guest. और द गौरव आर्या शो आप देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।